पेज नंबर 485, 481। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों जमा करवाते हैं, तो इन्होंने अपनी रिटर्न कैसे जमा करवानी है, उसके लिए जवाब ये है कि मिसाल के तौर पे फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा करवाने की तारीख है 20। सेल्स टैक्स की रिटर्न तो आपको पता है 15 को जमा होती है, तो फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की फ़र्ज़ करें तारीख है 20, सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराना 15 को है। अब देखा ये जाएगा कि इनमें से मेजर एक्टिविटी कौन सी है, फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी मेजर है या सेल्स टैक्स की। तो जो एक्टिविटी इनकी मेजर होगी उसके मुताबिक रिटर्न जमा कराई जाएगी। अगर सेल्स टैक्स की एक्टिविटी मेजर है तो फिर दोनों रिटर्न्स 15 को जमा करा दें, और अगर फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी मेजर है, सेल्स टैक्स की कम है, तो फिर दोनों रिटर्न्स 20 को जमा करवा दें। जहां एक बंदा ऑपरेट कर रहा हो डिफरेंट सेक्टर्स में, वेयर डिफरेंट डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, जहां लॉ मेकर ने डिफरेंट डेट्स बताई हुई हैं, सेल्स टैक्स की अलग डेट है, फेडरल एक्साइज की अलग डेट है, तो वो फिर एक ही रिटर्न जमा करवा दे फॉर ऑल सेक्टर्स। एक सेक्टर इसका सेल्स टैक्स है और दूसरा फेडरल एक्साइज है, बाय द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू हिज मेजर एक्टिविटी। और ड्यू डेट कौन सी होनी चाहिए, मेजर एक्टिविटी वाली। ओके, नेक्स्ट। जिस बंदे का ईयर एंड 30 जून को है और वो कंपनी है, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो जिस बंदे का ईयर एंड 30 जून को है और वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, अब ये फ्लेट आके सबको डिस्टर्ब करना, ये क्या बात है जी। अच्छा, तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, ये अपनी सालाना रिटर्न भी जमा करवाए। हमने पढ़ा था कुछ लोग मंथली की बजाय एनुअल रिटर्न भी जमा करवाएंगे, तो ये अपनी सालाना रिटर्न जमा करवाए, और डेट वही है जो इनकम टैक्स में थी, 30 सितंबर। तो हर बंदा जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है और अपनी साल की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहता है हर साल, तो वो 30 सितंबर को जमा करवाया करें। यानी फिर होगा ये कि 30 जून 18 की रिटर्न 30 सितंबर 18 को, ये एनुअल होगी जिसमें पूरे साल की समरी होगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाना इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा मोहतरम, हमने ये पढ़ा था कि भाई खड़े रहें, बैठना नहीं है, खड़े रहें खड़े रहें। ये कौन है उस क्लास में आया यार, ये उस क्लास में कोई एंड पे लड़का आके बैठा है, इसको खड़ा रखें, कौन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। तो सेल्स टैक्स रिटर्न जी, खड़ी नहीं, बैठना नहीं, बैठना नहीं, हद होती है ये क्लास के जी। एंड वेट करें, वेट करें, अभी मैं टाइम दे देता हूँ, देखता हूँ किस वक्त आना है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, हाइब्रिड में लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक मिनट बस ये लाइन देख लें, गुजारा चलाएं। एक रिटर्न अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की है, ये बात हमने चैप्टर 15 में भी पढ़ी थी, एक रिटर्न अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की है ऑन वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया, बैठ जाए उधर, और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया शेल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न, उसको रिटर्न ही समझा जाएगा। एंड द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्टनेस ऑफ डेटा, बोर्ड रूल्स बनाएगा कि इसका डेटा कब करेक्ट समझा जाएगा। और ई इंटरमीडिएट्स मैंने आपको लिखवाया था सीए होंगे, हु विल टाइप द डेटा, आ जाए, हु विल टाइप द डेटा, जो डेटा टाइप करेंगे और फिर इस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हुए। एलिजिबिलिटी का मतलब करेक्टनेस, डिजिटाइज मींस टाइप द डेटा। अच्छा जी, पॉइंट 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न शेल फाइल देम इलेक्ट्रॉनिकली। हर बंदा जिसने इस लॉ में रिटर्न जमा करवानी है तो वो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाएगा। सेल्स टैक्स में तस्वुर खत्म हो चुका है मैनुअल रिटर्न का, शेल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, आपने इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है। स्टेटमेंट तो कोई ऐसी है नहीं जो हमने यहाँ पढ़ी हो, और स्टेटमेंट, तो रिटर्न आपने इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है। नेक्स्ट, जो बंदा रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवा रहा होगा वो टैक्स पे करेगा बैंक की किसी ब्रांच में,
उधर ही खड़े रहें। ऑन प्रेस्क्राइब्ड पेमेंट चालान, चालान का कलर क्या होता है आप जो आई कैप को जमा करवाते हैं? पता नहीं, एक चालान की कॉपी अपने पास रख लेते हैं, एक बैंक के पास, एक आई कैप को भिजवाते हैं, पता नहीं वाइट होती है या येलो, पता नहीं कौन सी, वाइट। तो पेमेंट चालान होगा, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करवा सकते हैं, या आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करवा सकते हैं। आ जाए रिटर्न वाले हालात बैठे। अच्छा मोहतरम, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज होने लगी है। आपने इस लॉ में, जिसे सेल्स टैक्स का लॉ कहते हैं, टैक्स पे करना है 15 को, 15 को आपने इस लॉ में टैक्स पे करना है। बोल कौन रहे, रिटर्न फाइल करनी ना 15 को जरूरी नहीं है। आज बहुत बड़ा धमाका हो गया ये तो, कि रिटर्न फाइल करना 15 को जरूरी नहीं है। टैक्स कब तक जमा करवाने? 15 तक। हाँ, 18 तक आप रिटर्न भी फाइल कर दें। 18 तक क्या कर दें? रिटर्न भी फाइल कर दें। इसकी रीजन सुन लें, तसल्ली से सुनिएगा, पहले फिर नोट कीजिएगा। असल में होता यह है कि आप लोग ना रिटर्न 15 तारीख को बना लेते हैं। रिटर्न वो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जो हम बनाते हैं। आप रिटर्न 15 तारीख को बना लेते हैं दोपहर को 2-3 बजे तक, खड़े रहें। जब आप रिटर्न बना लेते हैं दोपहर को 2-3 बजे तक, तो शाम 5 बजे तक आप बैंक बंद होने से पहले पहले टैक्स जमा करा देंगे। टैक्स जमा कराना पड़ेगा आपको 15 को। बैंक रश की वजह से कई दफ़ा कहते हैं मेरा सिस्टम डाउन है, फला मसला है, तो रसीद का नंबर हम आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन एक सफ़े पे लिख के आपको दे देते हैं कि आपके पैसे वसूल हो गए हैं। तो बैंक कई दफ़ा रसीद देने में मसला करता है, तो 2-3 दिन बैंक को लग जाते हैं रसीद देने में पक्की। तो बैंक से रसीद आपको लेट आती है। तो जब बैंक से आपको रसीद लेट आएगी, तो 15 को आप टैक्स जमा कराएं, 16 या 17 को टाइम निकाल के बैंक से रसीद ले लें, उस रसीद का नंबर डालें रिटर्न में कि हमने टैक्स जमा करवा दिया, और फिर रिटर्न अपलोड कर दें एफपीआर के सिस्टम पे। अगर एफपीआर के सिस्टम पे 18 को भी रिटर्न चली जाए तो कोई मसला नहीं। 18 तक भी रिटर्न अगर एफपीआर के सिस्टम पे चली जाए तो कोई मसला नहीं इसमें। अब नोट कर लें, मैक्सिमम 18 तारीख है, 18 से आगे नहीं होना चाहिए। आ जाए आप चारों, जहां जहां बैठते हैं ढूंढ लें जगह, चारों आ जाए। अच्छा, आज तक जो आई कैप में सवाल आया है, भाई थोड़ा आगे आ जाओ, आप इधर जगह बना दो किसी एक रो में। आज तक जो आई कैप में सवाल आया है वो यही आया, रिटर्न कब जमा करानी है। टैक्स पे करने का सवाल कभी नहीं आया थ्योरी में। टैक्स पे करने का सवाल भी आ सकता है। तो आज के बाद एक बात सुन लें आप, जो पिछली 15 क्लासों में हमने पढ़ा है ना कि रिटर्न जमा करानी होती है 15 को, आज के बाद पेपर में आपने 18 लिख के आना है, क्योंकि एग्जामिनर सोल्यूशन में 18 की डेट लिखा है, क्योंकि एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, तो बस ठीक है, उसको अवेल करें। तो आज के बाद अगर पेपर में पूछे रिटर्न जमा कराने की तारीख, तो आपने क्या लिखनी है? हाँ, टैक्स स्टिल विल बी पेड ऑन 15, टैक्स 15 को जमा कराया जाएगा। जहां पर ड्यू डेट 15 है तो टैक्स जमा करा दें 15 को, लेकिन रिटर्न आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा करा सकते हैं कब तक? बाय 18। पहले करानी है तो पहले करा दें, कोई मसला नहीं। 18 मैक्सिमम तारीख है जब तक आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा जी, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था घूरना, दूसरा हमने पढ़ा था बार्किंग, और तीसरा हमने पढ़ा था बाइटिंग। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले आके वो घूरता है, फिर उसके बाद वो भौंकता है, और फिर उसके बाद वो वढ़ता है, काटता है। तो इसको हमने नाम दिया था सस्पेंशन का, इसको हमने नाम दिया था शो कॉज नोटिस का, और इसको हमने नाम दिया था ब्लैक लिस्टिंग का। तो ये सारी बातें जरा जहन में रख कर कल वाली डायाग्राम रिवाइज करें, साथ वाले के कंधे का ध्यान रखें। ये सारी बातें जहन में रखकर जरा कल वाला रिवाइज करें। पेज नंबर 480। हाइब्रिड क्लास में किसी का मोबाइल साइलेंट पर ना हो, बल्कि वाइब्रेशन तक ऑफ हो, डेड हो, समझ लें फ्लाइट मोड पे हो जाए तो बहुत ही हाल है। दूसरी क्लास वालों ने एक्सक्यूज ये कहा है कि कुछ मोबाइल बचते हैं, फिर उनको कहना पड़ता है कि बंद करो, तो फिर ये जब कहा जाता है तो भी दाएं बाएं वाला ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए खुदा के लिए मोबाइल्स को जो है वो फ्लाइट मोड पे कर दिया करें। ओके,
आपको घूरा गया यकम मार्च को, 8 मार्च तक आपको बार्क नहीं किया गया, यानी 8 मार्च तक वो नहीं किया उसने। अब उसका घूरने की कोई हैसियत नहीं, घूरने की, पता नहीं किधर घूम रहे हो, बात सिंपल है बड़ी। यकम मार्च को उसने घूरा आपको, यकम मार्च को उसने घूरा, 7 सेकंड के अंदर उसे चाहिए था कि आपको बार्क करता, या टेक्स्ट की नजर में 7 दिन में बार्क करता। अगर उसने 7 दिनों में आपको बार्क नहीं किया तो अब उसके घूरने की कोई हैसियत नहीं। शायद वो घूर आपको रहा था, सोच किसी और को रहा था, इस वजह से इसका घूरना इग्नोर कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको घूरे और 7 दिनों के अंदर वो भी कर दे। अब अगर उसने 7 दिनों के अंदर घूरने के बाद, क्योंकि बार्क से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मजबूरन मुझे ऐसा लफ्ज़ बोलना पड़ा है जो बोलना नहीं चाहिए, तो उसने आपको घूरा और घूरने के बाद 7 दिनों के अंदर आपको वो भी कर दिया। आपने 15 दिनों में या 15 सेकंड में कोई मुनासिब रिप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने उसके बार्किंग को लिफ्ट ही नहीं कराई। उसने कहा आजा पुत्र लेट, अब यू विल बी ब्लैक लिस्ट, अब आपको काट दिया जाएगा, अब आपको काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 15 दिनों में रिप्लाई कर दिया, या 15 सेकंड में आप दरख्त पे चढ़ गए, 15 सेकंड में आपने रिप्लाई कर दिया और वो रिप्लाई डॉगी की नजर में सेटिस्फैक्टरी था, तो डॉगी ने कहा अच्छा इसने रिप्लाई किया कि मेरे पेपर हैं इसलिए प्लीज मुझे मत काटो, जाएं भाईजान आप एज्यूम करें मैंने आपको घूरा ही नहीं था, मैं अपना घूरना वापस लेता हूं, सॉरी मैंने आपको घूरा, मेरी नस्लें भी आपको नहीं घूरेंगी आइंदा, जाएं आप रिलैक्स करें। अच्छा जी, उसने आपको घूरा, कहानी बदलना दिया करें और फिर मैंने उसको घूरा, ये कोई कहानी नहीं, अपनी तरह से नहीं बनानी। उसने आपको घूरा, घूरने के बाद 7 दिनों में उसने वो भी कर दिया, आपने 15 दिनों के अंदर शव भी कर दिया, रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपका शव ही था, उसके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा तुम्हारा रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब आप साबित हो गए मुजरिम, अब आप साबित हो गए मुजरिम, अब आप मुलजिम नहीं रहे, अब आप मुजरिम बन गए, नो ऑफेंस कंफर्म। एक ऑप्शन आपके पास अभी भी है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इसका दिल बदल दे इसके भूल जाए, इसको काटना भूल जाए, इसको काटना भूल जाए, और वो 90 सेकंड के अंदर काटना भूल गया, वो 90 सेकंड में काटना भूल गया, यानी वो आपको काटने लगा था और उसके पीछे जो है वो उसके दोस्त डॉगीज उसको खड़े देख रहे थे कि यार ये कब इसको काटेगा, लेकिन 90 सेकंड के अंदर वो काटना भूल गया। तो ऐसी सूरत में वो जाते हुए अपना वो करना वापस लेके जाएगा, बार्किंग करना वो चुप करके चला जाएगा, वो आपसे मादरत करेगा, मोहतरम सॉरी मैंने आपको जो है बार्क किया, मैं माफी आपसे मांगता हूं। लेकिन अगर आपका जुर्म साबित हो गया और उसने आपको 90 सेकंड के अंदर काट भी लिया, तो अब आप लेटे पड़े होंगे सड़क पर, ही विल बी ब्लैकलिस्टेड। मोहतरम इट्स नॉट फेयर दैट यू कम टू लेट, इफ आई वुड हैव बीन इन दैट क्लास आई वुड हैव पनिश्ड यू। अच्छा जी, अब मोहतरम आप आ जाए पेज 479 पर, पेज 479 पर चलें। मैं आप और बुलडॉग की बातें, हमने नहीं रखे अभी आगे चलें। हमने कल ये पढ़ा था कि एक बंदे को घूरा जाएगा किन वजूहात की वजह से, तो मैंने आपको कहा था ये हाईलाइट कर लें बेसिस, इन वजूहात से एक बंदे को घूरा जा सकता है, अपने पते पे मौजूद नहीं है, अपने एड्रेस पे मौजूद नहीं है, आपको अपने रिकॉर्ड्स चेक नहीं करने दे रहा, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे, या किसी इलाके के कमिश्नर ने शिकायत लगा दी है, इन सारी बातों पर आप किसी को घूर सकते हैं। ये हैं घूरने के रीजंस, घूरने की रीजंस। एक और रीजन है जो कि पॉइंट 3 में नहीं होनी चाहिए थी, अगर अच्छा लॉ बनाने वाला था तो पॉइंट H के नाम से आती, ताकि G के बाद H पेपर में लिखना भी याद रहे। जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए, टैक्स वाले उसे भी घूर सकते हैं। If a registered person does not file return for 6 मुसलसल महीने, he shall be घूर through system without notice। अच्छा, जब कभी लिखा हो ना घूरने से पहले नोटिस नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है यानी घूरने से पहले कोई नोटिस नहीं होता। ये कोई नहीं है कि यानी घूरने लगा हो डॉगी और आके आपके पास कहे मोहतरम दामत बरकातुहुम किबला जनाब आपसे मैंने एक अर्ज करनी थी, आप तशरीफ लेके जा रहे हैं, मैं आपको घूर लूं। इस तरह का कहते हैं कोई तस्वुर नहीं है, प्लीज, ये तो आप कुत्तों को बदनाम कर रहे हो, इस तरह का कोई तस्वुर नहीं है।
तो ये अगर कभी लफ्ज आए ना कि सस्पेंशन से पहले कोई नहीं, अब खैर है, तो सस्पेंशन से पहले जो है वो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस, घूरने से पहले कोई नोटिस नहीं होता। अच्छा, अब एक सवाल है कि ये सफा कह रहे जो बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसे सस्पेंड कर दो, और एक और सफा कह रहा था जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसे डी रजिस्टर कर दो। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये देखते हैं। असल में पेज 477 पर ये लाइन लिखी हुई थी, आके अगर आप देखें, चुनमुन शुरू हो गया क्लास में, लगता है कुछ दोस्त साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, पेज 477 पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसे क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये पता है कौन सा बंदा होता है? ये वो बंदा होता है जिसका कारोबार बंद हो गया है, या उसकी सेल एग्जेम्प्ट हो गई है, या जो है वो उसने बिजनेस अपना किसी को बेच दिया है, या उसका बिजनेस किसी से मर्ज हो गया है। असल में इनको ना इस पॉइंट से लिंक कर लें। तो अगर किसी बंदे का कारोबार बंद हो गया है या उसकी सेल एग्जेम्प्ट हो गई हैं, एंड पे जाके खड़े रहने, एंड पे जाके सेकंड लास्ट रो में। अच्छा, अगर किसी बंदे का कारोबार बंद हो गया, बल्कि आ जाए अब्दुल्ला, इनके घर फोन करवाएं, आ जाए आप आगे खड़े रहने, बैठ जाए जल्दी आगे आके फोन करवा दें अब्दुल्ला इनके घर आज। अच्छा, अगर किसी की सेल एग्जेम्प्ट हो जाए, किसी का कारोबार बंद हो जाए और कोई रीजन हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मोहतरम आप 6 महीने तक हुकूमत को लिफ्ट ना कराएं, तो ऐसी सूरत में आपको क्या सजा मिलेगी? आपको क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर भाई जल्दी आओ, बैठो, बाकी क्लास भी है, ये काम एंड पे हो जाना था अब्दुल्ला। ओ भाई जल्दी आ जाए यार, बैठ जा अब्दुल्ला। अच्छा जल्दी बैठो, शुक्रिया। लेकिन अगर मुसलसल 6 महीने होंडा रिटर्न जमा ना कराए तो इसको डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा, इसको तो सस्पेंड किया जाएगा। अगर मुसलसल जनरल टायर 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए तो इसको डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। होंडा को ये नहीं कहा जाएगा आपने 6 महीने रिटर्न जमा नहीं कराई, हम आपको डी रजिस्टर करते हैं, अब आप जाएं, अब आप 30 लाख की गाड़ियां 30 लाख की बेचे, मजे करें, ये नहीं है बात। अगर होंडा 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए तो इसका मतलब है उसे क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर या सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, अब जी वो सारे डायग्राम हमारे जहन में होनी चाहिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम जहन में रख के, अच्छा जी, प्लीज प्लीज आप लोगों ने जहन में मतलब रखने हैं। सस्पेंशन इज घूरना, शो कॉज नोटिस इज बार्किंग, एंड काटना इज ब्लैक लिस्टिंग। पढ़ें जी। द रिटर्न ऑर्डर ऑफ घूरना शेल गिव द रीजंस ऑफ घूरना। जो आपके अगर ऑर्डर आएगा ना घूरने का, उसमें रीजन बताई जाएगी कि हमने आपको घूरा क्यों। ये घूरने का ऑर्डर आपको रजिस्टर्ड बंदे को भी भेजा जाएगा, बड़े बड़े टैक्स के दफ्तरों में, छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों में, और कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाएगा कि इस बंदे को घूरा जा चुका है। पहली बात हो गई। अगली बात, ये जो पॉइंट 4 और 5 है ना, ये मैं एंड पे पढ़ूंगा क्योंकि ये पनिशमेंट मिल रही है एक, तो इसको कल वाले डब्बे से लिंक नहीं करना, ये अलग बात है, ये इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। अच्छा, नेक्स्ट, कमिश्नर घूरने के बाद 7 दिन में आपको वाउ करेगा और आपको मौका देगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई कर दो। क्लियरली बताएगा कि आपको काट लिया जाएगा अगर आपने हमारे बार करने का मुनासिब रिप्लाई ना दिया। प्लीज ये लिखें साथ साथ। अब मेरी उंगली देखें कहां है। घूरने के 7 दिन में बार्किंग होगी और आपको मौका दिया जाएगा कि 15 दिन में आप रिप्लाई करें। 15 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, इधर भी लिख लेते हैं, शो कॉज नोटिस। यहां विद इन 15 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में क्लियरली लिखा होगा कि हम आपको काट लेंगे अगर इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस। ये पॉइंट 6 बनता है हमारा, जो हमने अगले सफे पे अगर आप जाके देखें तो यहां लिखा हुआ है पॉइंट 6 VI रेफरेंस के तौर पे ना अगले सफे पे हमने लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, अगर आपने अपने रिकॉर्ड ना दिए,
तो भी हम आपको काटेंगे। अगर आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर ना होने दिया तो भी हम आपको काटेंगे। और अगर कमिश्नर को और कोई मुनासिब वजह लगी तो भी आपको काटा जाएगा। नेक्स्ट, ये ना शायद पेपर में एक सवाल आ सकता है, बेसिस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। वो कल क्या पढ़ा था? बेसिस ऑफ सस्पेंशन। और ये पेपर में सवाल आ सकता है बेसिस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। ओके, आगे आ जाए जी। वी डबल आई पढ़ें, लेकिन इसके अल्फाज से नहीं, डॉगी वाले अल्फाज जहन में सोच के। अगर समझ आ गया तो अगले सफे पे ढूंढ लें कहां लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अगले सफे पे रेफरेंस भी दिया हुआ है इसका। वापस आ जाएं, मैं भी जरा पढ़ता हूं। यार इस तरह तो अधूरा अधूरा लॉ मेकर ने लिखा हुआ है, मैं कहां से याद होना, सही लिखे तो सही। अगर बार्किंग नहीं हुई घूरने के 7 दिन में तो घूरना शेल बिकम वॉइड, तो घूरना फिर वॉइड हो जाएगा। अगर बार्किंग नहीं हुई घूरने के 7 दिन में तो घूरना वॉइड हो जाएगा। ये यहां पढ़ा था। अगर आपको हमने घूरा और फिर आप हमें मिल ही नहीं रहे, यानी हमने आपको घूरी मार दी है, उसके बाद आप नजर नहीं आ रहे, तो फिर आपको भोंकने का एक ऑनलाइन तरीका पकड़ा जाएगा। फिर क्या करेंगे? द भोंकना में बी फिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ LTU और RTO। अगर किसी स्टूडेंट की घड़ी गुम हो जाए और वो ना फोन उठा रहा हो ना कॉलेज में मिल रहा हो, तो एक नोटिस लगा दिया जाएगा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, किस तरह की घड़ी है, जिसकी हो वो आके ले ले। अगर एक बंदे को सस्पेंशन ऑर्डर घर में चला गया है लेकिन अब वो घर से गायब हो गया है, अब उसको शो कॉज नोटिस कहां भेजें? उसको शो कॉज नोटिस भेजने की अब जरूरत नहीं है, वो बंदा मिल नहीं रहा। आप FBR पे जाएंगे, इसी तरह एक नोटिस बोर्ड होता है जैसे कॉलेजेस में लगा होता है, उस नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दें कि फलां को हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। तो अगर घूरने के बाद आप अपने पते से गायब हो गए हैं तो फिर शो कॉज नोटिस अफिक्स कर दिया जाएगा, स्टेपल कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा टू द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ LTU। पॉइंट 9 पढ़ें डॉगी को जहन में सोच के और अगले सफे पे ढूंढें। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर, रिप्लाई किसने किया होगा? टू द शो कॉज नोटिस। अगर आपने बार्किंग के जवाब में रिप्लाई कर दिया और कमिश्नर उस रिप्लाई से मुतमईन हो गया, ही मे रिवोक द घूरना, वो घूरना वापस ले लेगा। ढूंढने के ही पॉइंट IX मिल गया, तो वो घूरना वापस ले लेगा। ओके, नेक्स्ट। अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो हाईलाइट करें, कमिश्नर शैल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। जितना मैंने हाईलाइट किया, अगर आपका जुर्म साबित हो गया कमिश्नर शैल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। और फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पीनल एक्शन होगा, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। एन को भी हाईलाइट कर लें, शैल इशू एन ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। ये जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर आता है ना, इसमें जो मैं बात ब्रैकेट में ले रहा हूं, ब्रैकेट में तो ले लें लेकिन ये सबसे मेन बात है। ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर, फर्ज कर लें जी ये ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है, ये ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है, और ये जो मेरा लेफ्ट वाला हाथ है ये डाकिया का हाथ है, और ये टैक्स पेयर का हाथ है। टैक्स पेयर ना जब इसको टच करेगा सफे को तो ये सेल्फ स्पीक करेगा, बोलेगा ये सफा, सेल्फ स्पीक बोलेगा, सफा बोलेगा, सफा। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर बोलते हैं, सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं बोलता, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। जब टैक्स पेयर इस सफे को टच करेगा ना तो इसका नाम होगा सेल्फ स्पीकिंग, खुद बोलेगा ये सफा।
अपीलेबल का मतलब ये है, ये सफ़ा बोलेगा जब टैक्स पेयर, ये डाकिए का हाथ है, ये सफ़ा खामोश होगा जब टैक्स पेयर का हाथ सेंस करेगा ना, ये एनआईसी में थंब इंप्रेशन वगैरह लगा होता है टैक्स पेयर का, तो टैक्स पेयर का हाथ जब इसको टच करेगा ना, तो ये सफ़ा बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। ये सफ़ा क्या बोलेगा? मेरे खिलाफ अपील, अपीलेबल। अगर आपने कोर्ट में जाने तो चले जाएं, अगर आपको ज्यादा मसला है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तो आप जाएं कोर्ट में जाके अपील कर दें, कोई हमें इस पर एतराज नहीं है, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। ये सफ़ा खुद बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। जब टैक्स पेयर इस सफ़े को टच करेगा तो सफ़ा बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। अब टैक्स पेयर इस सफ़े से पंगे लेगा, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, तो मेरे खिलाफ अपील, टैक्स पे पंगे लेगा इसे, डाकिए का दूसरी जगह मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, तो टैक्स पेयर इस सफ़े के साथ ये पंगे लेगा। तो याद रखिएगा ये एक ऑर्डर होगा, लेकिन इसके लिए ना आपको जिंदगी में ब्लैकलिस्ट कराना पड़ेगा। अब इस ऑर्डर तो बड़ा मजे का है, लेकिन इसके लिए आपको ना अपने आप को ब्लैकलिस्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, तो इसे कहते हैं सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब लिखें, सफ़ा बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। पुराने जमाने में ईद कार्ड होते थे, जब आप खोलते थे म्यूजिक बजता था, जब आप बंद करते थे म्यूजिक बंद हो जाता था, उस किस्म का सफ़ा होता है ये। अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब लिखें, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है, पाकिस्तान भी बहुत आगे जा चुका है, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। अच्छा जी, वो भोले बादशाह हाथ खड़ा करें जो इस सारी बात को सच समझ रहे थे। ऐसे होते हैं हर क्लास में, दूसरी क्लासों में 3 लोग थे, वो भोले बादशाह हाथ खड़ा करें जो इस सारी बात को सच समझ रहे थे कि ये सफ़ा बोलेगा। हाथ खड़ा करें जल्दी जल्दी जल्दी, हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जल्दी, इस बात को सच बोल। भाई ये एक अजम्पशन है, जाहिर बात है सफ़े ने कहाँ से बोलना है, और इतनी टेक्नोलॉजी भी कहाँ है कि सफ़ा बोलेगा, उसको पता चल गया ये डाकिए का हाथ है, टैक्स पेयर का हाथ है, इतनी बस आप चुप रहा करें, मैंने कहा। अच्छा, अब मुझे बता दें ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शेल कंटेन, एक इसमें क्या होगा, रीजंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, मुझे क्यों काटा, ये लिखा होगा। टाइम पीरियड, वो अरसा, जितना अरसा आपका रिफंड डेड किया जाएगा, जिनका आपका इनपुट डेड किया जाएगा, और आपके बायर्स का इनपुट डेड किया जाएगा। और अगर आपने कोई टैक्स या पेनल्टी पे करनी है तो ये 3 बातें इसमें लिखी होंगी। तो इसको आप कह सकते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर के कॉन्टेंट्स, यानी ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा। अच्छा जी, पॉइंट 3 पढ़ लें, क्योंकि वो तो मैंने कल पढ़ा दिया था। पॉइंट 3 पढ़ लें, आ गया समझ? अगले सफ़े पे जाके फिर ना लिख भी लें, क्योंकि लिखा नहीं हो अगले सफ़े पे। अगले सफ़े पे ना यहाँ जाके लिख लें, अब्दुल्ला किताब में डाल दें यहाँ 3, अगले सफ़े के बिल्कुल एंड पर पॉइंट 3 लिख लें। पढ़ें जी। ओके, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। काटा जाएगा 90 दिन के अंदर बार्किंग के बाद, और अगर ना ऐसा हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको बार्क ही नहीं किया गया। यह बात कल पढ़ाई थी। ओके, अब जी ये रह गया 4, 5, 6, ये भी एक पेनल्टी है, और पीछे रह गया 4, 5, ये भी एक पेनल्टी है। पीछे वाला 4, 5 और सफ़े के एंड वाला 4, 5, 6, ये दोनों पेनल्टीज हैं। इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले अभी सारा रिवाइज कर लें। अच्छा जी, पॉइंट 2, द ऑर्डर ऑफ घूरना shall give the reasons of घूरना। बोले, द ऑर्डर ऑफ घूरना shall give the reasons of घूरना। यहां से देख के बोले, ऑर्डर shall be sent to the registered person, बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और एफपीआर के कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, ये पॉइंट 3 नहीं है, इसको आप पेपर में जी के साथ एच बना के आ जाइएगा। अच्छा, कमिश्नर घूरने के 7 दिनों में उसको बार्किंग करेगा और उसे मौका देगा 15 दिनों का जिसमें वो रिप्लाई कर सके, और क्लियरली बताएगा अगर तुमने 15 दिनों में रिप्लाई ना किया तो मैं तुम्हें काट लूंगा। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस, अगर शो कॉज नोटिस का रिस्पॉन्स ना आया तो तुम्हें 15 दिनों के अंदर काट लिया जाएगा, या तुमने रिकॉर्ड ना दिखाया या प्रेमिसेस में एंटर ना होने दिया तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
अगर वऊ नहीं हुआ 7 दिनों में घूरने के, द घूरना शेल बिकम वॉइड अब इनिशियो। घूरने के बाद अगर आप अपने पते पे मौजूद नहीं है तो एफपीआर के नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दिया जाएगा कि आपको बात कर दिया गया। अगर आपने रिप्लाई कर दिया शो कॉज नोटिस का, बार्किंग का अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो कमिश्नर आपके रिप्लाई से मुतमईन भी हो गया तो वो फिर घूरना वापस ले लेगा। घूरना अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो कमिश्नर आपको काटने का ऑर्डर भेज देगा। काटने के ऑर्डर में ये बातें लिखी होंगी। काटने का ऑर्डर भेज दिया जाएगा 90 दिनों में बार्किंग के। अगर ना भेजा तो फिर समझ दिया जाएगा आपको सिरे से बार्की नहीं किया गया था। ये जी सारी बातें हैं, एक दो दफा इंशाल्लाह घर में पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। अब जी सजाएं हमने देनी है। सजा देने के लिए ये डायग्राम कल वेबसाइट पे अपलोडेड थी, आप तस्वीर खींच लें। कितने लोगों ने ये डायग्राम देख ली थी और सोच रहे थे पता नहीं क्या है? बिल्कुल देख लेनी चाहिए थी। ये कल वेबसाइट पे कल की नहीं परसों की ही अपलोडेड है, जो हमारा लेक्चर था लास्ट, उसमें ये अपलोड कर दी थी, लेकिन समझाई नहीं थी। अच्छा, क्या चीज बताया भी नहीं था कि समझाई नहीं। आप पढ़ के परेशान होते रहना, हो गया। अच्छा जी, रबड़ सेलर रबड़ बेचेगा जनरल टायर को, जनरल टायर टायर बेचेगा होंडा को। अगला डब्बा भी मैं बना सकता हूं, होंडा गाड़ी बेचेगा सरासिफ को। इसका हमने नाम रखा था सप्लाई चेन। इसका हमने नाम रखा था सप्लाई चेन। जनरल टायर रबड़ बेचेगा, जनरल टायर को होंडा को, डायरेक्ट ही होंडा को रबड़ बेचो। लो जी पहुंची भी सर। रबड़ टायर टायर बेचेगा, जनरल टायर टायर बेचेगा होंडा को, होंडा आगे गाड़ी बेचेगा सरासिफ को। इस तरह पूरा रिदम चलेगा। क्लियर? 3 लफ्जों पे आपने फोकस करना है। जनरल टायर की रजिस्ट्रेशन आज हम करने लगे हैं सस्पेंड। जनरल टायर की रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं सस्पेंड। इसको कहा जाएगा जनरल टायर के बायर्स, बायर्स ऑफ जनरल टायर, और इनको कहा जाएगा सप्लायर्स ऑफ, यानी ये दोनों जनरल टायर की सोबत में बैठते हैं। ज्यादा तो नहीं लंबा हो गया। अच्छा, तो अब मुझे बताएं इनको क्या कहा जाएगा? सप्लायर्स ऑफ जनरल टायर। और इनको क्या कहा जाएगा? बायर्स ऑफ जनरल टायर, जिसको आप अकाउंटिंग की क्लास में डेटर और क्रेडिटर कहते हैं। ऐसे ही है ना, इनको चीजें उधार पे बेची जाती हैं, उनसे चीजें उधार पे खरीदी जाती हैं, लेकिन हमारे लॉ में इनको बायर और सप्लायर कहते हैं। अब मोहतरम 2 सजाएं सुने। अगर जनरल टायर की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गई है और इसके बायर या सप्लायर दूसरे शहरों में रहते हैं, तो कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बताएगा कि दूसरे इलाकों में ये लोग रहते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। बस पहली सजा सुन लें जी। अगर जनरल टायर किसी और इलाके में रहते और इसके बायर और सप्लायर किसी, तो कमिश्नर अपने बाप को यानी चीफ कमिश्नर को बताएगा कि आप ऐसा करो, रबड़ सेलर और होंडा वगैरह के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करो, इसके खिलाफ तो मैं एक्शन ले रहा हूं, आप परेशान ना हो। पहली सजा ये हो गई, पनिशमेंट। दूसरी सजा, जनरल टायर जब अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो वो करेगा आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू पेएबल टू गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत इसको सजा ये देगी कि इसका सारा इनपुट डेड कर देगी, और अगर इधर 10 रुपए है माइनस 2 रुपए 8 रुपए, तो आपको 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो जनरल टायर को यह सजा मिलेगी, इसका इनपुट डेड हो जाएगा और सारा इनपुट हर किस्म का। होंडा को यह सजा मिलेगी कि इसका सारा इनपुट डेड नहीं होगा। इसने अगर होंडा ने टायर खरीदे हैं जनरल टायर से, वो वाला इनपुट इसका डेड हो जाएगा। अगर इसने किसी और से मिरर खरीदा है, बाहर से इंजन इंपोर्ट किया है, वो इसके इनपुट माइनस करने की इजाजत है। इसका सिर्फ एक इनपुट डेड होगा जो इसने किससे खरीदा है? जनरल टायर से। अब ये 2 बातें बस लिखी हुई हैं, इनको हम कोशिश करते हैं अंग्रेजी में पढ़ने की। पॉइंट 4 और 5, इन केस वेयर Honda, rubber seller, general tire.
इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर ऑफ जनरल टायर, इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर ऑफ जनरल टायर, ये शेर बन गया एक मजे का। इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर ऑफ जनरल टायर, इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर ऑफ जनरल टायर बिलोंग्स टू अदर इलाका एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। दे आर से कौन मुराद इधर? होंडा और रबड़ सेलर। एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। द कॉमी शेल इन्फॉर्म अपना बाप को बताएगा, अपने कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को बताएगा। अगर आपको पता नहीं चीफ कमिश्नर से ऊपर का होता है तो चैप्टर 15 का पहला सफा घर जाके देख लीजिएगा। तो कमिश्नर अपने चीफ को बताएगा टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ घूरना या काटना ऑफ होंडा एंड रबड़ सेलर। देम से मुराद क्या है? बायर सप्लायर। देम से मुराद होंडा और रबड़ वाला है। ओके, अगली सजा तो बड़ी आसान है। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू, और बोले नो इनपुट शेल बी अलाउड टू, जनरल टायर को इनपुट अलाउ नहीं होगा। जब मैंने ये बोला तो आपके जहन में कौन सी वाली डब्बा आया है? पहले वाला, दरमियान वाला, आखिरी वाला? दरमियान वाला। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू, जनरल टायर को इनपुट अलाउ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, सिमिलरली साथ साथ इसके एक और बात कहते हैं, बताता चलूं। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, टू द बायर्स। आगे क्या लिखा हुआ है? टू द बायर्स। सिमिलरली नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। सिमिलरली नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। ऑन सेल इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर। Similarly, no input shall be allowed to the buyers on sale invoice issued by general tire. ये तो बताने की आपको मुझे जरूरत नहीं है ना कि जनरल टायर इनको सेल कर रहे हैं। ये तो बात आपको पता है ना कि जनरल टायर इनको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल करा होगा तो कौन सा बिल इशू करा होगा? सेल इनवॉइस, जिसके लिए हमने होंडा की बुक्स में पढ़ा था कि इसने होल्ड करना इनवॉइस और इसका नाम लिखा होना चाहिए, तो इनपुट रिकॉर्ड करने की इजाजत है। तो हु इज इशुइंग सेल इनवॉइस टू होंडा? जनरल टायर। तो अब ऐसा करें, आप यहां तक जो है ना एक दफा याद कर लें जरा। अगर होंडा और शौकत जिनका ताल्लुक जनरल टायर से है किसी और इलाके में है और उनको भी सस्पेंड किया जाना है, घूरा जाना है, द कॉमी शेल बता अपने बाप को टू इनिशिएट द केस अगेंस्ट देम। 2 लोगों को सजा मिलेगी। अब नंबर 1, इनपुट शेल नॉट बी अलाउड टू सस्पेंडेड पर्सन, एंड नंबर 2, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। ये वाला फिक्र जरा घर में ना तसल्ली से याद कीजिएगा। ऑन सेल इनवॉइस इशूड बाय जनरल टायर, सेल इनवॉइस इशूड बाय जनरल टायर। अब सवाल यह है कि जिन दिनों में सस्पेंशन हुई है उन दिनों में या पुराने दिनों में या उन दिनों के बाद भी, तो लॉ मेकर बड़ा यहां पे कंजूस निकला, मक्खी चूस निकला। कहते हैं ये जो सेल इनवॉइसेज हैं इशू की हैं, इशूड प्रायर टू सस्पेंशन या आफ्टर सस्पेंशन या ड्यूरिंग सस्पेंशन। इसका मतलब है कि पुरानी परचेजेस भी होंडा की डेड हो सकती हैं। इशूड प्रायर टू सस्पेंशन या आफ्टर सस्पेंशन या ड्यूरिंग सस्पेंशन। लेकिन ना ये पुरानी परचेजेस डेड करनी है, आज की करनी है, फ्यूचर की करनी है, ये ना असल में आप अगर देखें नीचे पॉइंट 2 में वाजे बता दिया गया टाइम पीरियड, फिर इधर आके बताया जाएगा कि कितनी परचेज आपकी डेड होगी। टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ जनरल टायर और हिज बायर शेल बी इनएडमिसिबल। ये टाइम पीरियड जरा ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में फाइनली आपको बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये 3 स्टेप्स हैं, इनको स्टेप्स समझ के याद कीजिएगा। ये ऑर्डर कौन सा होगा बोलें? ब्लैक लिस्टिंग का। लिखें, कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की कॉपीज किसको भेजी जाएंगी? रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जनरल टायर। जनरल टायर। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शेल बी सेंड टू जनरल टायर, जो हमारा आज का महवर है डिस्कशन का। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू जनरल टायर, ऑल बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर। अब एक कॉपी आपने किसको भेज दी? दूसरी कॉपी बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल दिया। अच्छा, अगली बात देखिएगा।
ऑल बड़े बड़े और छोटे छोटे टेक्स्ट के दफ्तर अब सर्कुलेट करेंगे कॉपीज, जिसे आप चर्चा कहते हैं, पप्पे को सॉरी, जिसे आप चर्चा करना कहते हैं। ऑल LTUs and RTOs shall bunting a copies of blacklisting order along with list of sale invoices issued by General Tire. List of sales invoices issued by General Tire. किसको बांटेंगे, किसको बांटेंगे? सर्कुलेट कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू ऑल ऑफिसर्स। ऑफिसर्स होते हैं कमिश्नर के छोटे, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सबको बताएंगे। अब तक तरतीब पता है क्या बनेगी? तरतीब ये बनेगी कि सबसे पहले रजिस्टर्ड बंदे को बताया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और साथ बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों को, और बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं अब उनको बताया जाएगा। स्टेप 2 में ऑल बड़े बड़े दफ्तर शेल सर्कुलेट कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। पहले दफ्तरों को बताया जाएगा, दफ्तर के बॉस को, फिर उनके नीचे एम्प्लॉइज को बताया जाएगा। किन इलाकों में? सारे इलाकों में जरूरी नहीं है। इन हुज जुरिस्डिक्शन देयर बायर्स आर, जहां पर कौन लोग मौजूद हैं, होंडा वाले, टोयोटा वाले, सुजुकी मेहरान वाले, जहां जहां उनके बायर मौजूद हैं, उनके छोटे छोटे अफसरों को बता दिया जाएगा भाई जनाब ये एक्शन आप, अब बात का रुख जनरल टायर से होंडा की तरफ मूव कर रहा है। और तीसरा पॉइंट तो है ही होंडा के लिए। इसके बाद अब बॉल किसके कोर्ट में है? सबसे पहले थी बॉल बड़े बड़े दफ्तरों के कोर्ट में, इसके बाद बॉल किसके कोर्ट में चली गई? उन दफ्तरों में मौजूद अफसरों के कोर्ट में। अब अफसर क्या करेंगे? द अफसर रिसीविंग द लिस्ट, जिनको ये लिस्ट मिल जाएगी, शेल नाउ बार्क टू बायर। अब ये बायर के दफ्तर के बाहर जाके, होंडा के बाहर जाके वो शुरू कर देंगे। शेल बार्क टू बायर, ये बायर को बार्क करेंगे। बायर पूछेगा मुझे क्यों बार्किंग कर रहे हो? रीजन हम ये बताएंगे। बायर पूछेगा मुझे क्यों बार्किंग कर रहे हो, रीजन आपने क्या बतानी है बायर को? सुन लें जी। क्यों बार्किंग करनी है? फॉर रिजेक्टिंग द इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आपको डेट करने आए हैं। कौन सा इनपुट? जो आपने दावा किया था। कौन सा दावा किया था हमने? जो आपको सेल की थी किसने? जनरल टायर ने। और आगे बात आसान है, और फिर इस मैटर को डिसाइड किया जाएगा। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर, यानी कि आपके खिलाफ आप जो केस चला है होंडा, इस ऑर्डर के खिलाफ आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। वो परेशानी वाली बात नहीं, आप कोर्ट में जाए अपील करें, वो आपकी मर्जी है। स्टेप 1 बताएं जी। स्टेप 1 ये होगा कि रजिस्टर्ड बंदे को बताया जाएगा और बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों में बताया जाएगा। बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर दो काम करेंगे, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की कॉपीज और जनरल टायर की सेल इनवॉइसेस की कॉपीज अपने अफसरों में बांट देंगे। तीसरा काम, अफसर क्या करेंगे? अफसर अब जाके बार्किंग करेंगे बायर्स के दरवाजे के बाहर। बायर्स पूछेंगे मुझे क्यों बार्क कर रहे हो, तो अफसर जवाब देंगे फॉर रिजेक्टिंग इनपुट क्लेम, जो तुम लोगों ने इनपुट क्लेम किया है, ऑन सेल्स इनवॉइसेस ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन, एंड फर्दर डिसाइड द मैटर थ्रू सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। और मैटर भी डिसाइड किया जाएगा, अगर आपने अपील करनी है तो कोर्ट में जाके अपील करें। अब ये दोनों पनिशमेंट्स मेरे साथ याद करें और जबानी याद करें। पहले इधर आए, इधर से याद कर लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंट 4 और 5 बोलें, इफ बायर एंड सप्लायर, बोलें बायर एंड बिलोंग्स टू अदर इलाका, द कमिश्नर शैल इन्फॉर्म चीफ कमिश्नर टू सस्पेंड देम एज वेल। अच्छा जी, अगली सजा बड़ी आसान है। नो इनपुट शैल बी अलाउड टू बायर्स, सॉरी मादरत, नो इनपुट शैल बी अलाउड टू सस्पेंडेड पर्सन। सिमिलरली, no input shall be allowed to buyers on sales invoices issued by suspended person, whether prior to suspension, whether during suspension or whether after suspension। बल्कि एक न्यूमेरिकल में हमने जो है वो सस्पेंडेड बंदे से की हुई पुरानी परचेजेस डेड भी की थी, ठीक है, वो किसी दिन आपको दिखाऊंगा न्यूमेरिकल। अब आगे आ जाएं। अगला काम, 3 बातें कहां लिखी हुई हैं ब्लैक लिस्टिंग में। ब्लैक लिस्टिंग में सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, कहां से शुरू हो रहा है? नहीं, कॉपीज नहीं, ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी सेंड टू जनरल टायर।
एंड ऑल बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे छोटे, वो मैंने यहां नहीं बनाए, द बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर एंड छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर शेल सर्कुलेट कॉपीज, दो चीजों की, कॉपीज ऑफ ऑर्डर एंड सेल्स इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर टू whom, किसको कॉपीज देगा, टू ऑल ऑफिसर्स वेयर देयर बायर्स आर, उन ऑफिसर्स को देगा जहां जहां उनके बायर्स के दफ्तर हैं। अब किसके पास कॉपीज आ गई, ऑफिसर्स के पास। द ऑफिसर्स शेल नाउ, द ऑफिसर्स शेल बार शेल इशू शो कॉज नोटिस टू बायर्स, बायर्स कहेंगे कि हमें क्यों बार कर रहे हो, फॉर रिजेक्टिंग इनपुट क्लेम्ड on sale invoice issued by suspended person and matter will further be decided by self speaking appealable order, यानी इस मैटर को फर्दर डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट में अगर अपील करना चाहते हैं तो वहां जाके अपील करें, फिर इस मैटर को डिसाइड किया जाएगा कि होंडा के दफ्तर के बाहर आके आपने क्यों बार्किंग की। अच्छा, आखिरी बात जो इधर लिखी हुई है, दैट इज ये जो एलटीओ आरटीओ होते हैं ना, इनके दफ्तर में ना रिफंड का सेक्शन होता है, जहां लोग रिफंड लेने आते हैं, ये ऑडिट का सेक्शन होता है। तो एलटीओ आरटीओ अपने रिफंड के सेक्शन में जाके बता देंगे कि इनमें से कोई आया बंदा, इनको रिफंड ना करना, क्योंकि इनका हम ऑडिट शुरू करने वाले हैं। तो ये इसने ऐसी एक बात बीच में डाल दी। ओके, नहीं परचेज क्या मतलब, परचेज तो नहीं, सेल करेगा ना आगे परचेज, हाँ नहीं वो अनरजिस्टर्ड तो नहीं है। ओके, पेज 480 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आज एक न्यूमेरिकली एक चीज़ हम करें काफ़ी क्लासों से, उसका जो है वो थ्योरी के एतबार से एक चीज़ समझनी है, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमने शुरू करना है। आपने कल ज़रा टाइम पे क्लास में आ जाने, कल बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेज 482 पे, डेबिट और क्रेडिट नोट। कौन सा जी, डेबिट और क्रेडिट नोट। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, टॉपिक बड़ा आसान सा है, लेकिन टाइमो टाइम आना पड़ेगा। फिलहाल आप आएँ पेज 487 पे, ताकि छोटी सी बात करके कल वाले न्यूमेरिकल से होमवर्क में दिए थे उनकी तरफ आएँ, पेज 487 पे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हमारी सेल वर्किंग टू में कितने किस्म की होती है। टैक्सेबल एट 17%, टैक्सेबल एट 0% और एग्जेम्प्ट सेल। इन दोनों का इनपुट माइनस हो जाता है या रिफंड हो जाता है, जो भी समझ लें। ऊपर वाले का माइनस हो जाता है, नीचे का रिफंड हो जाता है, और इसका इनपुट क्या हो जाता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन दो ही सेल अज्यूम करें फिलहाल। कौन कौन सी बोलें, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। इसका नाम क्या होता है, काली, काली, इसका नाम काली होता है। और इधर अगर इनपुट आए तो उसका नाम, और फिर काली के हम क्या करते हैं, टोटे करते हैं। एक ये टोटा है और एक ये टोटा है। इसमें कौन सा टोटा न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाते हैं, ऊपर वाला टोटा। ये वाला टोटा न्यूमेरिकल के फेस पे लेके नहीं जाते, ये इनपुट क्या हो जाता है, डेढ़। अच्छा मुझे बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा हो, सिर्फ टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट सेल कर ही ना रहा हो? बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि शायद न्यूमेरिकल भी हमने किया था, जिसमें वर्किंग टू मैंने कहा था करें ही ना आप, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट सेल नहीं करा था। इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा हो? मोबाइल वाले भाई, अब मैं इंग्लिश में एक बात बोलने लगा हूं। इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा पाकिस्तान में ओनली टैक्सेबल सेल कर रहा हो, उसका भी सारा इनपुट अलाउ होगा? क्या ये पॉसिबल है कोई बंदा पाकिस्तान में सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा हो, कारपेट बेचने वाला? क्या ये पॉसिबल है कोई बंदा पाकिस्तान में सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा हो? हमें वैसे जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो इस तरह के आते हैं कि वो टैक्सेबल सेल भी कर रहा होता है और बोले एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा होता है। हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब सबसे पहली बात आप पढ़ें पेज 487 पर। मैं 3 बंदों की मिसाल लेने लगा हूं। टोयोटा करोला गाड़ियां बेच रहे हैं, ताज कंपनी कुरान बेच रही है, होंडा दोनों काम कर रहा है, गाड़ियां भी बेच रहा है और कुरान भी बेच रहा है। 3 बंदों की मिसाल लेने लगा हूं। मेरे ख्याल से टोयोटा करोला को सारा इनपुट अलाउ हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये गाड़ियां बेच रहा है। मैं जो सर्कल लगा रहा हूं वो आप भी सर्कल लगाएं। टोयोटा करोला को सारा इनपुट अलाउ हो जाएगा। ताज कंपनी होली कुरान बेच रहा है, अब 100 वाला कुरान 100 में बेचेगा, कागज का इनपुट डेड हो जाएगा, इसको सारा इनपुट नॉट अलाउ हो जाएगा। वर्किंग टू किसके लिए करेंगे? होंडा के लिए। होंडा के लिए वर्किंग टू करेंगे। जो बंदा पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है, उसका सारा इनपुट अलाउ। जो बंदा सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, उसका सारा इनपुट डेड। जो बंदा
टैक्सेबल सेल भी कर रहा है, एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा है। फिक्रा पढ़ें, इनपुट ऑफ टायर्स परचेस्ड बाय करोला फॉर टैक्सेबल सेल ऑफ कार इज अलाउड। इनपुट ऑफ पेजेस, इसको उठाओ ना यार, हाइट ऑफ एनीथिंग। इनपुट ऑफ पेजेस परचेज बाय ताज कंपनी फॉर एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान इज नॉट अलाउड। शायद IS2 में आपने पढ़ा था, अगर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हो तो फिर कागज की कॉस्ट का पार्ट बना दो और कुरान ही महंगा करके बेच दो, वो आपकी फिर अपनी मर्जी है। आगे चलें, वो तो काउंटिंग के एतबार से बात है। पॉइंट 3, होंडा इज मेकिंग सेल ऑफ कार्स एज वेल एज द इनपुट ऑफ होंडा विल बी अपोर्शन। अच्छा जी, अब मोहतरम अपोर्शनमेंट कैसे होती थी, वो मैं आपको अब बताने लगा हूं। कैलकुलेटर पे हम करते थे। ये है जी वर्किंग 2। टैक्सेबल सेल हमारी कितनी है, एग्जेम्प्ट सेल, टोटल सेल, काली कितने, लाल अवेलेबल नहीं है। हम कैलकुलेटर पे रखते थे 20, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जवाब आ जाता था 13। आज 20 और 13 का नाम सुने। बीस का नाम है इनपुट, लेकिन नहीं, कॉमन इनपुट। कॉमन, कॉमन मींस कि इसको तोड़ना है, ये काली है, इसको तोड़ना है। कॉमन मींस इसको। आज 13 का नाम लिखवाया जाने लगा और ये बहुत ज्यादा थ्योरी में कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। आज 13 का नाम लिखवाया जाने लगा। कॉमन इनपुट का टूटा हुआ वो हिस्सा जो न्यूमेरिकल के फेस पे जाके टैक्स माफ होना है। 13 रुपए का टैक्स आपको न्यूमेरिकल के फेस पे जाके माफ हो जाने। आपको पता था इस फिगर को हम जाके फेस पे माइनस करते हैं। तो ये दो नाम जरा आज बताएं। वो जो टोटल आता था जिसे हम वर्किंग 1 से उठाते थे, मेरे ख्याल से ये फिगर वर्किंग 1 से आती थी। इस टोटल का नाम बोलें, कॉमन इनपुट। क्या नाम, कॉमन इनपुट। और इस 13 रुपए का नाम, कॉमन इनपुट का टूटा हुआ वो हिस्सा जिसका टैक्स फेस पे जाके माइनस हो जाएगा। इसका नाम तो कोई नहीं है। इसका नाम हो सकता है रेजिडुअल इनपुट का वो हिस्सा जिसका टैक्स डेड हो जाएगा। इसका नाम छोड़ें भाई। ये जी दो डेफिनेशंस हैं और एक डेफिनेशन आपको आज पढ़ाने लगा हूं, ये वाली। इसकी डेफिनेशन आपको कल पढ़ाऊंगा। ये दो डेफिनेशंस आईके में आती हैं, डिफाइन रेजिडुअल इनपुट एंड डिफाइन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये दो अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं। आप जरा कैलकुलेशन का तरीका सीखिएगा। पहले जिस तरह मैं बोल रहा हूं, फिर बाद में जिस तरह बोलूंगा। 13 रुपए इज इक्वल टू 20 रुपए डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 50। बोले 13 रुपए इज इक्वल टू 20 रुपए डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब मैं अल्फाज बोलूंगा। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू रेजिडुअल इनपुट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल सेल। चलें दोबारा ट्राई करते हैं। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू रेजिडुअल इनपुट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल सेल। ₹13 इज इक्वल टू, 13 रुपए कैसे निकल रहे हैं? 13 रुपए इज इक्वल टू 20 रुपए डिवाइडेड बाय टैक्सेबल प्लस और मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल से। तो ये जी फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करते थे कैलकुलेटर पे, लेकिन इसने इसकी भी दही बना दी। तो क्या तुक थी अब इतनी लंबी बात करने की। लेकिन जाहिर बात है लॉ ने बताना तो है कि अपोर्शनमेंट कैसे करनी है। तो वो काम जो सारे लॉ में हम काफी दिनों से कर रहे थे, हमने लॉ क्लोज करते हुए सोचा कि उसको पढ़ भी लें। अच्छा, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। पहले बात करेंगे टोयोटा करोला की। हम तो होंडा की तरफ निकल गए थे। इनपुट टैक्स पेड फॉर ओनली टैक्सेबल सेल, और मेरा जवाब सुने, शैल बी अलाउड। यह बात हो रही है टोयोटा की। टोयोटा क्या कर रहा है? ओनली टैक्सेबल सेल, ओनली। अब जो मैंने हाईलाइट किया वो हाईलाइट करें और जो मैंने सर्कल लगाया वो सर्कल में लें। टोयोटा क्या कर रहा है, जल्दी बताएं।
only taxable sale. Input tax paid on raw material purchased. क्या परचेज कर रहे हैं? टायर. क्यों परचेज कर रहे हो तुम टायर? फॉर ओनली टैक्सेबल सेल. मैंने सिर्फ टैक्सेबल सेल करनी है. तो ये किसकी बात कर रहे हैं फिर? टोयोटा की. टोयोटा के लिए वैसे हमने क्या रूल बनाया है? शैल बी एडमिसेबल या अलाउड की बात है. अच्छा, अब बात करें उस बंदे की जो सिर्फ फॉलीग्रान सेल कर रहा है. यह हाईलाइट करें. इनपुट टैक्स किस बंदे का? जो सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है. इनपुट टैक्स फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सेल. फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सेल कौन कर रहा है? कारपेट सेलर, कुरान सेलर, ये खाली एग्जेम्प्ट सेल कर रहे हैं. इनका क्या करना है? इनपुट शैल नॉट बी अलाउड. तो इनपुट फॉर ओनली टैक्सेबल सेल इज अलाउड, और बोलें इनपुट फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सेल इज नॉट अलाउड. अच्छा, ऐसा भी कभी सवाल पेपर में आ सकता है, इनपुट फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सेल. जैसे वर्किंग वन से फिगर आती थी, द इनपुट, उठाएं सबको, द इनपुट फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल शैल बी तोड़ो बिटवीन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला. फॉर्मूला जरा देखिएगा क्या है. 13 रुपए उसने ऐसे ही आगे डाल दिया ऑन टैक्सेबल सेल. 13 रुपए इज इक्वल टू 20 रुपए डिवाइडेड बाय 50 और 30 और मल्टीप्लाइड बाय 50. तो पेपर में एक नंबर की डेफिनेशन आती है, डिफाइन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो ये लिखना होता है फॉर्मूला. रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट 13 रुपए इज दैट टूटा हुआ हिस्सा ऑफ 20 रुपए जिसको आपने डिवाइड किया टोटल सेल से और मल्टीप्लाई किया टैक्सेबल सेल्स. और अगर इस फॉर्मूले में आपने कोई गड़बड़ की तो इस पे आपको क्या मिलेगी? सजा. एन इनपुट टैक्स क्लेम रॉन्गफुली बिकॉज ऑफ गलत एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला शैल बी पनिशेबल. आज की आखिरी बात, ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है? मार्च. भाईजान ये कौन सा महीना है? मार्च. ये कौन सा महीना है? मार्च. ये सेल किस महीने की है? मार्च. ये इनपुट और टायर वगैरह किस महीने खरीदे हैं? मार्च. मार्च के महीने में जो आपने ये सारी कैलकुलेशन की, लॉ मेकर कह रहे हैं ये सारी कैलकुलेशन मेरी नजर में एक कच्ची कैलकुलेशन है. क्या है? कच्ची, प्रोविजनल, कच्ची कैलकुलेशन है. हमने कहा हम तो पेपर में यही करते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि हमें महीने का आता है. कहते हैं हाँ वो वही क्या करना, उसमें मुझे एतराज नहीं. लेकिन कहते हैं मेरी नजर में ये कच्ची कैलकुलेशन है. हमने कहा फिर तुम्हारी नजर में पक्की कब बनेगी? कहते हैं साल के एंड का वेट करो. इस डाटे में, वर्किंग टू में सारे साल की फिगरें डालो. ये बात हमें न्यूमेरिकली नहीं आएगी. इस डाटे में क्या डालो? सारे साल की सेल, साल का इनपुट, साल का टूटा हुआ हिस्सा निकालो. और वो जो साल की फिगर्स निकली हैं इसको मैं कहूंगा पक्की कैलकुलेशन. इसको मैं क्या कहूंगा? तो लॉ मेकर शायद ये चाह रहे हैं तसल्ली के लिए साल के एंड पे हम उसे क्या जमा करवा दें? एक समरी जमा करवा दें पूरे साल की. प्रैक्टिकली वर्किंग टू साल में कितनी दफा हुआ करेगी? 12 दफा. लेकिन एफबीआर की रिक्वेस्ट पे इन सबको जमा करके एक वर्किंग जमा करवाया जाएगी. शायद उर्दू वाली बात मैं पहले पढ़ूं. ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाजन है जो हम न्यूमेरिकल में करते हैं, और साल के आखिर में पूरे साल की फिगर्स डालकर फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे. डन. चलें जी. पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट. अब बच्चे समझते हैं पता नहीं ये कौन सा डिफरेंस है, सफाई नहीं मिल रहा मुझे. तो प्रोविजनल एडजस्टमेंट मंथली को कहते हैं और फाइनल एडजस्टमेंट एनुअल को कहते हैं. ये बात अंडरलाइन करनी है. मंथली एडजस्टमेंट का नाम बताएं. कच्ची कच्ची कच्ची, कट्टी नहीं. मंथली एडजस्टमेंट का नाम प्रोविजनल. प्रोविजनल को उर्दू में कच्ची. और ईयर वाली एडजस्टमेंट का नाम पक्की. मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल एंड एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जब साल खत्म हो जाए द बंदा शैल मेक ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर. पूरी साल की फिगरें डालो. लेकिन हमने वैसे पेपर में सिर्फ कौन सी एडजस्टमेंट करनी है? कच्ची, मंथली वाली. हमने मंथली वाली करनी है. अच्छा जी, अब 2 सवाल आपको दिए थे होमवर्क में. चैप्टर नंबर 23, पेज 533. कितने लोगों के पेएबल टू गवर्नमेंट मैच कर गए थे दोनों सवालों के? एक सवाल का कितने लोगों का पेएबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था? अच्छा यार, एक बहुत ही अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि जो क्वेश्चन 18 है इसके सॉल्यूशन में मशीन का इनपुट माइनस करते हुए कोई फिगर शायद नेगेटिव टाइप आ गई थी.
तो फिर आगे 3% भी था। तो वहां पे ना एक बारीक सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं टाइम मिला आज पढ़ाऊंगा, वरना वो कॉन्सेप्ट समझाने में ना 5-7 मिनट लगते हैं, वरना वो इंशाल्लाह आपको कल मैं करवा दूंगा। तो जिन्होंने ऐसा कोई पॉइंट ऑब्जर्व किया है वो जरा थोड़ा सा होल्ड पे चले जाएं और कल की क्लास का वेट कर लें। फिलहाल न्यूमेरिकल के फेस पे जो एडजस्टमेंट्स नजर आ रही है ना, उनमें से 2 मैंने डिस्कस करनी है आपसे। नंबर 1, टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड गुड्स ऑफ 3 लाख विच आर सोल्ड एट स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। जो कितने डिस्काउंट पे बेची हैं? 25%। भाईजान ये जो 25% है ना डिस्काउंट, तो इसका मतलब है ये फिगर किस पे है? 75% पे। अब ऐसे सवालों में पेज 533 हमें आदत है कि हम ढूंढते होते हैं ओरिजिनल फिगर और डिस्काउंट नॉर्मल वाला ढूंढते हैं। नॉर्मल डिस्काउंट दिया नहीं हुआ, इसका मतलब है आम हालात में डिस्काउंट नहीं देता। तो ये जबरदस्ती अज्यूम नहीं करना था आम हालात में देता, इसका मतलब है आम हालात में डिस्काउंट नहीं देता। अब आपने 2 फिगर्स निकालनी थी। नंबर 1, व्हाट इज रॉन्ग फिगर एज पर क्वेश्चन? 3 लाख। इधर देखिए ना ऊपर, ये 300 किस पे पड़ा हुआ है? लेकिन मुझे क्या चाहिए? अगर 10% डिस्काउंट दे रहा होता तो 90, अगर 12% डिस्काउंट दे रहा होता तो 88, लेकिन मुझे चाहिए आप 100, क्योंकि सवाल के अंदर कोई डिस्काउंट नॉर्मल दिया नहीं जा रहा। 400। अब करना क्या था आप लोगों ने? आप लोगों ने, मैंने कहा था वर्किंग 3 में आके माइनस करना था 300 और नई लाइन डालनी थी, और नई लाइन डाल के ऐड कर देना था 400। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना था और ओरिजिनल को रिकॉर्ड करना था। दूसरा सवाल मेरा आपसे कि अगली एडजस्टमेंट तो आसान थी। दूसरा सवाल मेरा आपसे, होंडा कार्स ने बैंक से मांगा लोन। बैंक ने कहा यार तुझे मैं लोन नहीं दूंगा। होंडा के डायरेक्टर्स ने अपनी जैकेट, कोट, टोपी, जूते, ऐनक गिरवी रखवाया। बैंक ने चपेड़े मारी, ये चीजें हमने गिरवी रखेंगे, ले जाओ इनको। शहबाज शरीफ, खुदा के लिए अपने कपड़े मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम गिरवी चीजें नहीं रखते, ये ना। होंडा हमें अपनी गाड़ियां रखवाओ गिरवी। गाड़ियां कुछ सिक्योरिटी दो तो अच्छी दो, काम की दो। होंडा ने अपनी इन्वेंट्री या अपना स्टॉक सिक्योरिटी रखवा दिया, और होंडा जो है वो चला गया एंट्री करके कैश डेबिट, बैंक से लोन लिया, लोन क्रेडिट। जब लोन वापस करने की बारी आई तो होंडा के डायरेक्टर जूते उतार के भाग गए। तेज भागा जाता है, चप्पलें थी ना, जॉगर नहीं थे। अच्छा, तो होंडा के डायरेक्टर तेज भाग गए कि भाई हमने लोन वापस नहीं करना। बैंक वालों ने कहा चलो यार छोड़ो परे, इनकी गाड़ियां बेचते हैं। बैंक वालों ने हमारी गाड़ियां बेच दी जो सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई थी। हम क्या एंट्री करें? होंडा वाले जनरल एंट्री, लोन डेबिट। अब लोन तो वापस नहीं करना ना, अब हमारी चीज ही उसने बेच दी। लोन डेबिट। कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने तो लोन वापस ही नहीं किया। तो उसने हमारा एजेंट टाइप बन के ना हमारी गाड़ियां सेल की हैं। तो भाई ये एंट्री होती है प्रैक्टिकली, शायद आपने पहली दफा पढ़ी है क्योंकि अकाउंटिंग की क्लास में ऐसी कभी बात नहीं हुई। तो तसल्ली से सुन लें, व्हाट हैपेंड, हमने पहले लिया होगा लोन, क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। फिर जब लोन वापस करने की बारी आई तो हमारे पास पैसे खत्म हो गए, अगले बंदे ने हमारी चीजें बेच दी, वो सेल बुक नहीं करेगा, हमारी चीजें बिक रही हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बोले लोन डेबिट सेल क्रेडिट। टैक्स के एतबार से ना ये सेल फेयर वैल्यू पे बुक होती है। एंट्री कर लें। अब एडजस्टमेंट पढ़ें। जो चीजें बैंक के पास आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई हैं वो एक नीलामी के अंदर सेल हो गई हैं। आमतौर पे वैसे बाजार में वो कितने की सेल होती हैं? तो फेयर वैल्यू लीजिएगा। वैसे मैंने लिखवा दिया था इसको सेल में डालना है, तो इसलिए इसको सेल में डालना। ओके, नेक्स्ट। और कौन सा सवाल था? कौन सा? 25। यार इसमें लिखा हुआ था कि मशीन इज यूज्ड फॉर, पता क्या होता है घर में जब पढ़ते हैं ना मशीन इज यूज्ड, तो हाथ नॉर्मल होता है, जैसे ही फॉर आता है ना तो हाथ ऐसे हो जाता है फॉर, और फिर उंगलियां तैयार हो जाती हैं ऐसे ऐसे करना। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्लास के बाद मेरे पास आए, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। तो मशीन ए हैज बीन यूज्ड तक हम ऐसे नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे, एकदम घर में बैठे बैठे फॉर पड़ा, हाथ ऐसे हो गया, मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर, और उंगलियां हमने अब तैयार छोड़ी हुई हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल लोकल
टैक्सेबल, एक इसकी टैक्सेबल सेल जीरो रेट वाली एक्सपोर्ट सऊदी अरब भी हो रही थी, हमने सऊदी अरब यानी जीरो रेट सेल में नहीं डालना था, टैक्सेबल लोकल, तो टैक्सेबल लोकल से मुराद फिर है 17% वाली। इसका मतलब है वर्किंग टू खोल के ना आप लोगों ने 3 सेल डालनी थी, टैक्सेबल, जीरो और एग्जेम्प्ट। मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल लोकल। जीरो में क्या था, एक्सपोर्ट टू सऊदी अरब है ना, हाँ, जीरो में एक्सपोर्ट टू सऊदी अरब है, तो जीरो में एक्सपोर्ट टू सऊदी अरब चलेगी। मैंने तो कहा था टैक्सेबल से मुराद दोनों टैक्सेबल होंगी, लेकिन ब्रैकेट में उसने क्या लिखा, उसने गेम तो सारी ब्रैकेट में डाली, टैक्सेबल लोकल। आप बोलें ये जो मैं उंगली ओपन करूं तो कहां कहां जाए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। मशीन ए दोनों के लिए यूज हो रही है, एंड मशीन बी हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर मशीन बी हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ के बाद हमारे आते थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कौन सी नहीं ऑफ ओनली जीरो रेट सेल, एक्सपोर्ट सेल। ऐसे ही किया था घर में, ये मशीनों की आपने खिचड़ी बना दी थी। ओके, बाकी अगर सवाल में कोई मसला आया ना तो वो आप में मसला है, सवाल में मसला नहीं है, वो आप में मसला है। अच्छा, मैं आपको कुछ और डिस्कशन एक करनी थी, आपको बताया था न्यूमेरिकल में, आज कोई न्यूमेरिकल होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन आपने याद करना है। तो अब जो है ना मैं आपको थोड़ा सा फिक्रमंद करने लगा हूं पास पेपर थ्योरी के एतबार से। अब आप निकालें चैप्टर नंबर 22 थ्योरी के एतबार से। जमुरत बाजी होगी थी कल, ओके। अब बाजा देख लें, क्वेश्चन 46 यू आर टेकिंग जमाइया लाइक एनीथिंग, जमाई शुड नॉट कम इन क्लास, जमाई नॉट अलाउड, अंगड़ाई अलाउड। क्वेश्चन 46, आइडेंटिफाई द गुड्स दैट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि वो सिचुएशंस बताएं जब कुछ चीजें पॉइंट ए वाली जीरो रेट नहीं हो। तो एक तो इसने पूछा है कि जीरो रेट सेल क्या होती हैं, और फिर दूसरा इसने पूछा है कि वो कौन सी सेल है जो दिखने में आपको जीरो रेट लगेगी लेकिन दिखने में जीरो रेट लगेगी लेकिन होगी नहीं। पप्पू को मुतवज्जे कर लें, पप्पू, जीरो रेट सेल ये हो गई, और वो कौन सी चीजें हैं जो जीरो रेट नहीं है, एक्सपोर्ट की थी इंपोर्ट की नीयत से, या एक्सपोर्ट की थी ऐसे मुल्क को जिसके बारे में गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था, या फिर एक्सपोर्ट की चीजें वापस मंगवाने की नीयत से। अच्छा, इसके बाद ये पढ़ेंगे क्वेश्चन 56 का ए, ये अक्सर आता है सवाल पेपर में। 56 का ए कौन सा, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑफिसर मे रिकवर द टैक्स। वो आपसे टैक्स ले सकता है विदाउट इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू किए बगैर आपसे कब टैक्स ले सकता है, विदाउट इशूइंग शो कॉज नोटिस। ये पूरे लॉ में सिर्फ एक जगह है, बल्कि सेक्शन की ना हेडिंग है ये। कई दफा वो सवाल इतना आसान बनाता है कि सेक्शन की हेडिंग में जवाब पड़ा होता है, पेज 462 पर, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। इसमें कहानी कुछ ऐसे थी कि आपने टैक्स बनता था 80, आपने हुकूमत को जमा करवाया था 78। दिस शॉर्ट पेड 2 रुपए इज रिकवरेबल विदाउट नोटिस। लेकिन मैंने इसमें कहा था पेनल्टी लगानी है तो नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस। ऐसी सूरत में मैंने आपको कहा था आप तो डीओजी की दुम पे खुद पंगा लेके गए हैं, तो डीओजी को आप खुद छेड़ के गए हैं। 80 रुपए बनते थे, आपने जमा ही 78 कराए। तो सवाल है हाउ, कैसे। हाउ का पहले जवाब सुन लें। हाउ का जवाब है स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स और उसका बैंक अकाउंट सीज कर दें। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, द सर्कमस्टांसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन रिटर्न। इट इज द सर्कमस्टांस, टेंसेस नहीं है मेरे ख्याल से, गलती से उससे एस लग गया, इधर एस गलती से लग गया, सर्कमस्टांस है बस एक। हाँ, हाउ कैसे रिकवर किया जाएगा, इन 2 तरीकों से, और किन सूरतों में रिकवर किया जाएगा, जब आप ये वाला गलती करें तब आपको नोटिस दिए बगैर आपसे टैक्स रिकवर किया जाएगा। ये सवाल एक और तरीके से पेपर में आता है, ये सवाल एक और तरीके से पेपर में आता है। क्वेश्चन 44 का बी का 2, क्वेश्चन 44 का बी का 2, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन रिटर्न।
नताइज बताएं टैक्स ना पे करने के पूरा का पूरा जो कि तुमने खुद रिटर्न में लिखा है लेकिन जमा नहीं करा रहे। यह सवाल इसने उठाया है पहली लाइन से, यह सवाल इसने हेडिंग से नहीं उठाया। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन रिटर्न। इंडिकेटेड इन रिटर्न का लफ्ज सिर्फ यहां था। रिटर्न कितना इंडिकेट करी है 80, आपने लेस तो नहीं जमा कराया, आपने तो एंटायर ही जमा नहीं कराया। आप रिटर्न जमा करा दी एफबीआर की वेबसाइट पे, बैंक में जाके आपने पैसे जमा नहीं करवाए। कुछ बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं कि यहां लेस का लफ्ज लिखा हुआ है, जीरो का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, यानी 80 की बजाय 78 जमा कराए, 7 जमा कराए, 80 की बजाय 0 जमा कराए, ये नहीं लिखा हुआ। नहीं, लेस में मुराद 0 भी आ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। नताइज बताएं टैक्स ना पे करने के, सारा का सारा टैक्स जमा नहीं कराया जैसे कि रिटर्न में लिखा हुआ था। तो इंडिकेटेड इन रिटर्न का लफ्ज सिर्फ किताब में इधर है। रिटर्न पे आपने इंडिकेट किया सी, आपने बिल्कुल जमा नहीं करवाया, तो नताइज ये हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि ये 2 सजाएं आपको मिलेंगी। अगला सवाल 44 का ए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ये आसान सवाल है, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड, ऑल्सो स्टेट द तरीका ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। और कहते हैं ये सेल्स टैक्स रूल्स के चैप्टर में से मैं आपको सवाल दे रहा हूं। वैसे ये सेल्स टैक्स एक्ट इसने वैसे ही लिखा हुआ है, ये भी रूल्स के चैप्टर में बातें लिखी हुई हैं। तो कि कब बंदे लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड है और किस वक्त जो है वो आपका डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताओ। तो ये बातें मोहतरम आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 21 में, किन लोगों ने अपने आप को डी रजिस्टर करवाना है, एंड डेट इज ऑन पेज नंबर 477। अभी जो सुबह सुबह दिखाया है, इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराना है, प्रोसीजर यहां से शुरू हो रहा है, तरीका यहां, और अगले सफे पे पूरा चल रहा है। शैल अप्लाई टू कमिश्नर, और फिर वो 90 दिन या विच एवर इज लेटर लेगा और कमिश्नर कंप्लीट करेगा ऑडिट वगैरह, आगे सारा प्रोसीजर है। तो इतना सा क्या बन जाएगा, कब डी रजिस्टर करवाने, और उससे आगे क्या बन जाएगा, उस सारे का प्रोसीजर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये एवल्यूशन होनी है, तीनों क्लासों में है, कोई बांट दें जरा, ताकि जिसकी कोई क्लास है तो वो चला जाए, या कुछ लिख के जाने तो लिख के चले जाए, ये बांटना शुरू करें। अच्छा यार, सुना दिया करें मंडे को खुद ही, किसी ने मुझे मैसेज भी नहीं किया कि सर आपने सुनना था, हमें तो याद करते रहे। कोई फिक्र करें अपनी दुनिया की। यार तू अपर पहन रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई फिक्र कर। अच्छा, पढ़ पढ़ के लुट किसने चाहिए संडे को। अच्छा, रीजनेबल पढ़ा, हाथ खड़ा करें, रीजनेबल, बस लगे रहें यार। अब ये जो दिन है ना, बस लगे रहें किसी भी तरह ना, हाथ पे, घर वालों को सबको जरा साइड पे, मैं जरा आपको कर सकते हैं कुछ इस तरह इन दिनों में, या प्लीज यार। दोस्तों व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया हुआ है, आई एम नॉट अवेलेबल टिल फर्दर ऑर्डर्स, लगा दें, अभी लगा दें मेरे सामने, बरकत के लिए मुझे दिखा दें फैकल्टी रूम में आके, लगा दें, आई एम नॉट अवेलेबल टिल फर्दर ऑर्डर्स।